नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भानु प्रताप जी मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो तेज़ हो गई है, तमाम मुद्दों पे बड़ी बेबाकी से अपनी राय देते हैं। तो आपसे ही जानेंगे, जिस तरीके से नाम बदला जा रहा है, अलीगढ़ को हरिगढ़ किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? नाम बदलने से कहीं विकास दिखता है या कोई हिंदुत्व छवि सामने आता है? जनता कैसे देखेगी, आप कैसे देखेंगे? देखिए, नाम बदलने से कभी भी कहीं भी विकास नहीं होता। नाम बदलने से विकास का कोई लेना देना नहीं है। नाम जो बदले जा रहे हैं कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ और आप फिरोजाबाद का नाम चंद्रगढ़ या कुछ इस तरह से रखने जा रहे हैं, जो सारी चीजें कर रहे हैं, इससे बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, इसमें तो कहीं कोई पर्दा भी नहीं है कि आपकी वही हिंदूवादी मानसिकता, वही हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जो बीजेपी का एकमात्र एजेंडा है, वही सब कुछ सामने आ रहा है। नाम बदलने से क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? पूछा जाए, जरा सभी लोगों से पूछा जाए, इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जहां आप नाम बदलने की कवायद कर रहे हो, इसी कोरोना काल की फर्स्ट लहर में 2.5 करोड़ लोग प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं। क्या उनकी स्थिति सुधर जाएगी? क्या उन्हें रोजगार मिल जाएगा? जो किसान सड़क पर है, आंदोलन कर रहा है, उस किसान की स्थिति सुधर जाएगी क्या? प्रधानमंत्री ने जो अभी लाल किले से भाषण जो दिया, और भाषण में कहा कि 85% गरीब और सीमांत किसान हैं, क्या उनकी स्थिति बदल जाएगी क्या? क्या नाम बदलने से पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे? क्या गैस के भाव कम हो जाएंगे? महंगाई कम हो जाएगी? क्या हो जाएगा नाम बदलने से? कुछ नहीं होगा। केवल और केवल एक हिंदू मुस्लिम जो एजेंडा है, उसको जरूर एक पानी मिल जाएगा, उसकी संतुष्टि जरूर हो जाएगी, इसके अलावा कुछ होना नहीं। जनता का जो समर्थन है तो उसी मुद्दे पे है। अगर पिछली सरकार हॉस्पिटल बनाती है, साइकिल देती है या फिर लैपटॉप देती है, तो उनका तो जिक्र नहीं होता ना। हिंदुत्व विकास मॉडल की कोई बात नहीं है, तो हिंदुत्व मॉडल को जनता भी तो पसंद कर रही है। नहीं, मैं देखिए, नहीं, जनता पसंद नहीं कर रही है। जो हिंदुत्व की मानसिकता वाले चंद लोग हैं, जिनकी संख्या मैं नहीं समझता कि इस पूरे उत्तर प्रदेश में 15-20% होगी, इससे ज्यादा उनकी संख्या नहीं है किसी भी कीमत पर। तो केवल उनको अगर छोड़ दिया जाए, उनके अलावा हिंदुत्व की बात, धर्म और जाति की बात पर बात करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में नहीं है। हाँ, आज की तारीख में अगर लोगों से आप बात करो, आप कैमरे से अलग हटके ईमानदारी से लोगों से बात करो, तो वो बताएंगे असली मुद्दा क्या है। महंगाई मुद्दा है। असली मुद्दा क्या है? किसान की बुरी स्थिति मुद्दा है। असली मुद्दा है कि 4 साल में गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा है। असली मुद्दा है कि किसान का जो खाद जो खेत में लगाता था, उसके 5 किलो वजन कम कर दिया गया और उसकी कीमत बढ़ा दी गई। यह मुद्दा है। असली मुद्दा है कि किसानों की बिजली जो है, बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। यह मुद्दा है। और मुद्दा यह है कि करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश में लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग, डिग्रीधारी लोग बेरोजगार हैं। ये असली मुद्दे हैं जिनसे ध्यान भटकाने की इस हिंदुत्ववादी मानसिकता के तहत ये सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन किसानों के लिए तो महापंचायत भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा छोटे किसान हैं, उसकी भी चिंता तो कर ही रहे हैं। नहीं, चिंता तो ये नौटंकी है। मैं बहुत सीधे शब्दों में कहता हूं कि मोदी जी की बात और कुत्ते की लात, दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल नौटंकी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप ये कहने की बजाय कि आप छोटे किसानों की, सीमांत किसानों की बात करो, आप ये बताओ उनके लिए किया क्या है आपने? आप जो 6,000 रुपए भीख दे रहे हो साल में, यानी करीब 16 रुपए 33 पैसे के लगभग एक दिन में जो भीख उस किसान को दे रहे हो, उस किसान को भीख नहीं चाहिए। कभी आप ये समझते हो किसान बहुत स्वाभिमानी है, किसान बहुत ही एक सम्मान से जीने वाला व्यक्ति है, उसे किसी की भीख नहीं चाहिए, वो अपनी मेहनत का खाता है, उसे अपनी मेहनत की जो है कीमत, वो मेहनत की कीमत चाहिए। तो आप उसे जो 16,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का करीब 1.5 साल का बकाया है, आप उस गन्ने की कीमत जो उसका बकाया है, जिस 16,000 करोड़ का 800 करोड़ रुपए तो केवल ब्याज ही बैठता है, वो उसे दे दो, उसकी कीमत उसे दे दो। उसे आपसे भीख नहीं चाहिए, ये भीख अपने पास रखो।
रखो, आप मोदी जी के लिए काम आएंगे, इसमें उसे वो नहीं चाहिए। तो ये जो आप नौटंकी कर रहे हो, जो ड्रामा कर रहे हो, ये ड्रामा, ये नौटंकी बंद करो, उसको किसान को उसकी कीमत दो, ये किसान जानता है। किसान तो आंदोलन कर ही रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक तरफ कहते हैं, और आपसे जानना चाहेंगे क्या किसानों का इतना प्रभाव है कि चुनाव के नतीजे बदल जाएं, आंकड़े बदल जाएं? लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर टिकैत के कुछ समर्थक हो या फिर कुछ किसान जो धरने बैठे, उनसे चुनाव पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला। नहीं, असर क्यों नहीं पड़ेगा? करीब 3-3.5 करोड़ किसान है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसमें 3-3.5 करोड़ किसान हैं, और एक किसान परिवार में कम से कम 3-4 लोग तो हैं ही, 4 लोग तो हैं ही। तो आप मान लीजिए कितनी संख्या होगी, यानी जो आधी आबादी है उत्तर प्रदेश की वो केवल किसानों की है। आपको नहीं लगता कि जो 23-24 करोड़ रुपए, 23-24 करोड़ जो कुल आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसमें आधे किसान हैं, इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। और वो जो 2.5 करोड़ लोग जो कोरोना की फर्स्ट लहर में जो विस्थापित हो गए, या जिनको आप कह सकते हैं कि जो वो कहें बेचारे, जो एक शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता प्रवासी मजदूर, यानी अपने ही देश में जो प्रवासी हैं वो हैं, तो तकरीबन 15 करोड़ की आबादी सीधे सीधे मोदी जी के खिलाफ है। 15 करोड़ की तो मैं बात ये कर रहा हूं आपको, बाकी जो और हैं, जो जातीय और वैसे फैक्टर हैं वो रहे अलग, तो वो जो, और इसके अलावा जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगारों की करोड़ों की संख्या है, जिन पे आप लठ तो बजवाते हो, उन्हें रोजगार नहीं देते हो, ये जो सारे के सारे लोग हैं, ये नजर नहीं आते क्या? इनसे नहीं लगता कि इस पे कुछ असर पड़ेगा चुनाव से? ईवीएम को लेकर जो है आप लगातार आवाज उठाते रहे हैं, और कहीं ना कहीं दलील ये भी आता है कि आप तो खैर विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, लेकिन वो कहते हैं लोग कि अगर ईवीएम में वो कुछ करते, घोटाला होता तो पंजाब जीत जाते या फिर आपको बंगाल जीत जाते, वहां भी हार गए। तो क्या इस दलील को कैसे सामने? देखिए, बहुत सिंपल सा है, इसको समझना चाहिए, लोगों को यह समझना चाहिए हमारे देश में पावर कहां है। पावर है या तो केंद्र सरकार के पास है, भारत सरकार के पास है, और या फिर राज्यों के पास। लेकिन राज्यों की पावर बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़ी सी है। अगर कोई भी पार्टी किसी एक राज्य में है तो ज्यादा से ज्यादा उसी राज्य में कुछ कर सकती है, अच्छा बुरा कम ज्यादा जो कुछ करना है उसी में कर सकती है, उसके आगे नहीं कर सकती है। लेकिन अगर केंद्र में वो आ जाए तो पूरे देश को कंट्रोल कर सकती है, किसी भी राज्य को कंट्रोल कर सकती है। और बीजेपी का आपने देखा है, जहां चुनी हुई सरकारें थी वहां भी जो विपक्षी हैं उनके इस्तीफे, उनके एमएलए वगैरह को, एमपीस को खरीद के वहां इस्तीफे दिलवा दिए गए, और उसके बाद में जो सरकार वहां की गिरा दी गई। आपने सबने नजारा देखा है, चाहे वो कर्नाटक हो और चाहे वो आपने मध्य प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, आपने सब कुछ देखा है, सबकी आंखों के सामने है। तो केंद्र में अगर आप सत्ता में रहते हैं, आप सबको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में रहते हैं तो आप केवल उसी राज्य में कर सकते हैं। कहना क्या चाह रहे, ईवीएम पे नियंत्रण सरकार का है। मैं इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से समझाना चाहता हूं, लोगों को इसे समझने की जरूरत है। और जरूरत यह है इसलिए समझने की कि जो लोग कह देते हैं कि अगर ये बेईमानी करते, ईवीएम में गड़बड़ी करते, तो भैया लोकसभा में जीत गए तो राज्यसभा में पंजाब में क्यों नहीं जीते, ये पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जीते, और फिर वहां क्यों नहीं जीते, जो आपके छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं जीते? ये तर्क बिल्कुल बेकार है। ईवीएम के विरोध में जितने भी लोग खड़े हैं जो बात कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल बात है, तालिबान पे आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि योगी जी कह रहे हैं कि जो कुछ लोग जो तालिबान समर्थक, उनको एक्सपोज करने का वक्त आ गया। बहुत सिंपल सा, ये विदेश नीति का मसला है। इस पे अगर कोई कमेंट करे तो वो भारत सरकार को करना चाहिए। भारत सरकार का क्या स्टैंड है? किसी भी व्यक्ति का, मेरा, आपका, किसी और का कोई स्टैंड इस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन मुसलमानों का स्टैंड जानने के लिए लोग उत्सुक है। मैं मुसलमानों के स्टैंड की कोई बात नहीं कर रहा। मुसलमानों का क्या स्टैंड है, हिंदुओं का क्या स्टैंड है, वो किसी का क्या स्टैंड है वो जाने। लेकिन ये मसला विदेश नीति का है। जब तक भारत सरकार इस पर कोई भी प्रतिक्रिया अपनी नहीं देती, तब तक कोई किसी को इस विषय पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। भारत सरकार पहले देगी, कोई बात खत्म, सिंपल, बिल्कुल खत्म। ये विदेश नीति का मसला है, भारत सरकार का स्टैंड इस पे पहले आना चाहिए, इसका कोई और मतलब नहीं है। तो तमाम जो देश हैं जैसे कि रूस है, तमाम लोगों ने स्टैंड, इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। तो क्या मजबूरी क्या होगी? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, ये मजबूरी या मजबूरी की कोई बात नहीं है। ये मसला भारत सरकार का है, विदेश नीति का है। भारत सरकार का स्टैंड जब हो उसके बाद ही किसी को कुछ कहना चाहिए। चलिए।